नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की, जो इस वक्त एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। हम उन बड़ी घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो देश के भविष्य को आकार दे रही हैं, चाहे वो ग्लोबल स्टेज पर हों या फिर देश के अंदर। कूटनीति से लेकर कानून और टेक्नोलॉजी तक जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई में देखने लायक है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम किसी देश की एम्बिशन यानी उसकी महत्वाकांक्षा की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। ये सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं होते, बल्कि वो ठोस कदम होते हैं जो जमीन पर उठाए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत के लिए ये सब कैसा दिख रहा है। तो आज हम यही देखने वाले हैं, कैसे कूटनीति, कानून और टेक्नोलॉजी ये तीनों मिलकर भारत के आने वाले कल की तस्वीर बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी की और ये देखते हैं कि दुनिया के साथ रिश्ते कैसे मजबूत किए जा रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर के ये शब्द काफी मायने रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग के बाद उनका ये कहना कि भारत एक भरोसेमंद साथी है, ये दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों का एक बहुत ही साफ संकेत है। तो इस मीटिंग का नतीजा क्या निकला? देखिए, ट्रेड तो लगभग 3 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है, जो एक मजबूत आर्थिक साझेदारी दिखाता है। पर इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि फूड सिक्योरिटी और मिलिट्री कोऑपरेशन जैसे स्ट्रैटेजिक एरिया में समझौते हुए हैं, जो सिर्फ व्यापार से कहीं आगे के रिश्ते की तरफ इशारा करते हैं। और ये नंबर देखिए, 160। ये कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। भारत में 160 ऑस्ट्रियाई कंपनियां काम कर रही हैं। मतलब ये सिर्फ सरकारों के बीच की बात नहीं है, जमीनी स्तर पर भी एक मजबूत इकोनॉमिक कनेक्शन बन चुका है। अब सवाल ये है कि ये पैसा जा कहां रहा है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो भारत के फ्यूचर के लिए मतलब बहुत जरूरी हैं। सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये साझेदारी आज के लिए नहीं बल्कि कल के भारत के लिए है। और ऐसा नहीं है कि भारत का फोकस सिर्फ यूरोप पर है। एक तरफ हम पूर्व में साउथ कोरिया के साथ इकोनॉमिक रिश्ते गहरे कर रहे हैं, तो वहीं पश्चिम में मोरक्को के साथ समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम कर रहे हैं। ये भारत की बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी को दिखाता है। चलिए अब दुनिया से हटकर देश के अंदर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या बड़े विधायी सुधार हो रहे हैं जो भारत की राजनीति को नया आकार दे सकते हैं। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। लोकसभा की सीटें 543 से सीधा 850 करने का प्रस्ताव है। सोचिए, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा कदम हो सकता है। तो आखिर इतना बड़ा बदलाव किया क्यों जा रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक मकसद है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना। ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये सब होगा एक प्रोसेस के जरिए जिसे परिसीमन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की बाउंड्री को फिर से तय करना, ताकि आबादी के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व मिल सके। हाँ, एक बड़ी चिंता ये थी कि कहीं इस बदलाव से दक्षिणी राज्यों का दबदबा कम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इस पर गृह मंत्री ने साफ साफ कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। असल में इस परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी। चलिए अब राजनीति से आगे बढ़कर बात करते हैं एनर्जी और टेक्नोलॉजी की, कि कैसे भारत फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। देखिए, एनर्जी के मामले में भारत एक तरह से दोहरी रणनीति पर चल रहा है। एक तरफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जिससे स्टील और सीमेंट जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज को क्लीन एनर्जी दी जाएगी, और दूसरी तरफ है देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। और ये लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है। बात हो रही है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर की। ये भारत की मौजूदा परमाणु क्षमता से कई गुना ज्यादा है और देश के एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से बदल सकता है। अब भारत जब आगे बढ़ रहा है तो दुनिया में भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, जो सफलतापूर्वक वापस आ गया है। 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद इंसानों को चांद की तरफ ले जाने वाला यह पहला मिशन था। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर की शुरुआत है, जिसमें भारत भी एक अहम किरदार निभा रहा है। और जरा इस मिशन की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए। वो जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट था, वो धरती के एटमॉस्फेयर में माक 33 की स्पीड से वापस आया। मतलब आवाज की स्पीड से 33 गुना ज्यादा। ये आज की टेक्नोलॉजी की हदों को दिखाता है। और आखिर में बात करते हैं कि कैसे भारत अपने आज और कल को बनाते हुए अपने अतीत को भी साथ लेकर चल रहा है।
और इस कहानी को समझाने के लिए इंडियन रेलवे से बेहतर क्या हो सकता है। सोचिए, 1853 में जब मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी, और आज की हाईटेक अमृत भारत एक्सप्रेस। रेलवे हमेशा से देश की तरक्की का सिंबल रहा है। और देखिए, विकास का मतलब सिर्फ ट्रेनें और सड़कें नहीं होता। इसका मतलब अपनी जड़ों को भी मजबूत करना है। चाहे वो मेघालय में लोकल भाषाओं को ऑफिशियल स्टेटस देना हो, या हिमालय में सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिश हो, या फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए बॉर्डर के गांवों को मजबूत करना हो, ये सभी कोशिशें दिखाती हैं कि तरक्की और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि कोई भी देश अपने भविष्य को बनाने के साथ साथ अपनी इतनी पुरानी और विविध विरासत को कैसे बचाकर रख सकता है। भारत के हालिया कदम इसी मुश्किल संतुलन को बनाने की एक कोशिश है, एक ऐसी कोशिश जो देश की आने वाली दिशा तय करेगी। देखने के लिए शुक्रिया।